हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, प्रत्येक बच्चा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आप लोग कमेंट, मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास। बहुत अच्छे से ठीक से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ज्यादा कमेंट्स करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ मुझे ज्यादा सुनना। ज्योमेट्री जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे एसएससी ले लो, चाहे रेलवे ले लो, चाहे सीडीएस ले लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री। काफी बड़ा टॉपिक भी है। इसको मैं कंप्लीट आपको प्री मेंस सीडीएस हर लेवल का मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। याद रखना, आज तक जितने भी क्वेश्चंस इसके पूछे गए ध्यान से समझने की कोशिश करो, प्रत्येक बच्चा। इसके नोट्स में आप लोगों को थ्योरी के नोट्स दूंगा। इसके जो नोट्स हैं, थ्योरी के जो नोट्स हैं, वो आप लोगों को मिलेंगे। याद रखना, मैं समझाते चलूंगा, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। आप लोग नोट्स पढ़ लेना, लेकिन समझ में नहीं आएगा जब तक मैं नहीं समझाऊंगा। लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, लेकिन जब तक मैं नहीं समझाऊंगा वो नोट्स आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। ये आप लोग याद रखना। तो सारे के सारे जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, लिखे हुए आप लोगों को मिलेंगे प्रत्येक बच्चे को। ये आप लोग याद रखना। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एडवांस मैथ्स की अगर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो एडवांस मैथ्स का आप लोग चाहो तो खुद के हाथ से भी नोट्स बना लेना, क्योंकि खुद का लिखा हुआ रिवीजन जो होता है वो बड़ा जल्दी होता है बाद में रिवीजन। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बच्चे शुरुआत में ही टाइम खराब करना शुरू कर देते हैं। वो एक नंबर जैसे पॉइंट मैंने पढ़ाया, ऊपर मैंने डाला, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल, मान लीजिए ऊपर मैंने ट्रायंगल लिखा, फिर एक नंबर लिखते हैं हरे कलर में, ट्रायंगल लिखते हैं लाल कलर में, नीचे उसका डायग्राम बनाते हैं पीले कलर में, फिर नीचे जो सॉल्यूशन है वो करते हैं ब्लू कलर में, लास्ट में उत्तर जो है वो लिखते हैं काले कलर में, फिर अपने पास अगला पॉइंट डालते हैं सफेद कलर में। ये इस टाइप से करके वो 7 8 10 पेन काम में ले लेते हैं। तो ये ज्यादा बहुत सुंदर, मैं आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना। शुरुआत के 5 7 मिनट में आपके लूंगा, आपको कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं कि ध्यान रखना, आपको इस टाइप के अलग अलग कलर काम में नहीं लेने, अलग अलग पेन। कहीं बैठकर सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ। याद रखना, जितने सुंदर नोट्स होंगे उतना ही लेट सिलेक्शन होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादा सुंदर नोट्स का मतलब नोट्स में आपने टाइम दे दिया, वो आप लोगों को युगों युगों के लिए थोड़ी ना चाहिए कि हर जन्म के लिए चाहिए। थोड़ा सा नोट्स बना लो, बस एक ही कलर में बना लो फटाफट, क्योंकि खुद का लिखा हुआ जल्दी समझ में आता है वापस रिवीजन करते हो तो। तो ध्यान रखना, सारे के सारे जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। फिर भी मैं प्रत्येक बच्चे को राय देता हूं कि यार खुद के नोट्स भी आप लोग जरूर बनाना, उससे रिवीजन होता है। दूसरे के नोट से थोड़ी सी काफी बार चीजें कम समझ में आती हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप लोगों को आज तक जो क्वेश्चन एसएससी ने, रेलवे ने या सीडीएस ने आज तक जो क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का जो बेसिक होता है कि ऐसा क्यों बना, कहां से बना, कैसे बना, उसका प्रत्येक पॉइंट का मैं आपको क्यों समझाऊंगा कि कैसे प्रूव हुआ। ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आपको हर पॉइंट का, जो आज तक बना है क्वेश्चन, उसका प्रत्येक पॉइंट का मैं आप लोगों को क्यों समझाऊंगा। और अगर अपने पास जो क्वेश्चन नहीं बना लेकिन मुझे लगता है कि आ सकता है, जैसे 2012 में मैं कुछ चीजें पढ़ा रहा था, वो 2020 मेंस में, एसएससी मेंस में जाकर आए। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट चीजें पढ़ाने वाला हूं। हो सकता है आगे भविष्य में कभी आ जाए, लेकिन जो क्वेश्चन आज तक पूछा ही नहीं गया है तो उसका मैं क्यों नहीं बताऊंगा उसको। उसका फिर क्यों अगर देखना है तो फिर भरे पड़े हैं यूट्यूब वगैरह या बुक्स भरी पड़ी हैं, ये जो बिना मतलब की चीजें, उसमें मतलब टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक पेड बैच है जो सिस्टमेटिक तरीके से जितना पूछता है उससे 100% मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बिना मतलब की जो चीजें होती हैं उसमें हम लोग बिना मतलब का टाइम नहीं देंगे। ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। मतलब आज तक जो क्वेश्चन आया है, जो आ चुका है, उसका मैं प्रत्येक, उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो कैसे प्रूव होगी ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें लगती हैं यार ये भी पूछ सकता है सीडीएस या एसएससी या रेलवे, ये चीज भी पूछ सकता है। तो वहां से फिर आप लोग याद रखना, वो जो क्वेश्चन है उसको मैं डायरेक्ट थ्योरी बताऊंगा, उसका क्यों अगर आपको देखना है, और जरूरत नहीं है उसका क्यों देखने की, क्योंकि आज तक क्वेश्चन ये आगे हो सकता है पूछे।
बहुत रेयर चांसेस है कि हो सकता है कभी पूछ ले। तो फिर उस चीज का आपको क्यों अगर देखना है तो फिर वो खुद सर्च करना पड़ेगा, याद रखना, जिसकी वजह से नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा जो मैथ्स है अपना एच और एन में आप लोग बोलते रहा करो, बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय। देखो रेड, संतोष ने जैसे किया रेड ब्लू ब्लैक पेन ओनली, जैसे इसने किया। अब गोविंद ने किया कि क्लास के साथ ये किया। इधर दुर्गेश भाई सर क्या कर सकते हैं इस पे, तो विशाल कह रहा है दुर्गेश क्या कर सकते हो, ये सर यश कह रहा है सर नंबर सिस्टम होने वाला था। चंदन कह रहा है बिल्कुल। इस टाइप के कमेंट अगर विक्रम ने और लिख दिया, बेस्ट ऑफ लक, आपसे अच्छा एग्जाम हॉल में कोई नहीं, अच्छे से करके आओ। विक्रम सर आज मेरा जीडी का एग्जाम है, बर्थ में बेस्ट ऑफ लक भाई। तो देखिए इससे क्या होता है कि आप बड़े बड़े कमेंट बिना मतलब ही लिखते रहते हो, और ये इतने बड़े कमेंट अगर आप लोग लिखोगे तो ये अंगुलियों के निशान आपके घिस जाएंगे, जो फिंगरप्रिंट है वही घिस जाएगा। अब फिंगरप्रिंट आपका घिस गया मान लो, तो मुझे एक बात बताओ, सिलेक्शन लेके भी क्या करोगे, क्योंकि फिंगरप्रिंट तो वहां पर आपका आएगा ही नहीं, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लास्ट में फिंगरप्रिंट तो लेते ही हो, 8-10 अंगूठे के निशान, 8-10 साइन इस टाइप से। तो आप लोग बड़े बड़े कमेंट मत करो, नहीं तो आपके फिंगरप्रिंट ही घिस जाएंगे, इसी कीबोर्ड पर ही घिस जाएंगे, और फिर आपकी पूरी जिंदगी वैसे ही बर्बाद होनी है। इसलिए आप लोग याद रखिए सभी लोग इस बात को कि आपका पूरा मैथ्स एच और एन में चलना चाहिए। पूरा जो मैथ्स है वो सिर्फ और सिर्फ एच और एन में ही चलना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। समझ में आए एच लिखो, नहीं समझ में एन लिखो, बात खत्म। इससे आप लोग दो फायदे होते हैं इससे। इससे एक तो क्लास में पार्टिसिपेट आप लोग कर पाते हो। देखिए अभी भी कुछ बच्चे बड़े एग्जाम लिख, बड़े ही कमेंट लिख रहे हैं। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ आप लोग एच और एन में आप लोग लिखोगे तो इससे दो फायदे होंगे। जैसे ऑफलाइन जो क्लास होती है उसमें मैं बच्चे से बुलवाता रहता हूं कि हाँ ना, हाँ बोलिए, समझ में आया, ये मैं पीछे ही पड़ा रहता हूँ कि समझ में आया क्या, आ गया क्या समझ में, प्रत्येक उसके साथ मैं पूछता रहता हूँ, प्रत्येक लाइन के साथ समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ऐसे करके प्रत्येक लाइन के साथ पूछता रहता हूँ। यहां पर ध्यान रखना आप लोग क्या करते हो, ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत कि आप लोग सिर्फ मोबाइल को देख रहे हो और उसमें धीरे 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 जैसे 15-20-25 मिनट हो जाते हैं तो दिमाग फिर सिर्फ देखता रहता है, आपका दिमाग कहीं और ही चला जाता है, आप लोग ऑटो पायलट मोड पर आ जाते हो। बस सामने तो कुछ है लेकिन एरोप्लेन उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, फिर पता ही नहीं लगता। ध्यान रखना आप लोग। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करने एच और एन, ताकि डेली आपका देखना आने का मन करेगा, फिर पार्टिसिपेट करोगे ना क्लास में तो उसी टाइप का माहौल मिलेगा ऑफलाइन वाले जैसा ही। पहली बात ये चीज आप लोग सारे बच्चे ध्यान रखो, तो बड़े कमेंट करने के बजाय एच और एन में चलने दो। यहाँ पर आज देखिए कितने बच्चे हैं, लेकिन मैं बता दूं जैसे ही मुझे पढ़ाते हुए 15 दिन होंगे उसके बाद यहाँ पर पढ़ने के लिए मेरे पास 50% बच्चे ही रहेंगे, याद रखना। मैं भविष्य बता रहा हूं आपका, आप लोगों का सुबह सुबह आज खड़े होके मैं भविष्य बता रहा हूं कि ओनली 50% बच्चे ही बचेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग पहली क्लास में, आज मैं कुछ समझाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में नहीं आए। 100% समझ में आएगा, ध्यान रखना। कल की क्लास में समझ में आएगा, परसों थोड़ा कम समझ में आएगा। अगर डेली पढ़ोगे तो डेली आपको समझ में भी आएगा, लेकिन आज की चीज आपने अगर आज नहीं पढ़ी तो परसों की क्लास में थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा, 5वीं क्लास में और कम आएगा, 10वीं क्लास में जाते जाते समझ में आना बंद, और आपका क्लास लेने का मन ही नहीं करेगा, याद रखना। आप लोग इसलिए फिर आने का मन भी नहीं करेगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। इसलिए आप लोग खुद देखना कि 15वीं 16वीं क्लास में ज्योमेट्री में 50% बच्चे बचते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, और वो लास्ट तक फिर 50% रहते हैं जब तक ज्योमेट्री खत्म नहीं होती। फिर जैसे मैं मेंसुरेशन लेकर आऊंगा उसमें वापस से बहुत सारे बच्चे आएंगे, फिर से वही रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका आने का मन नहीं करेगा, तो आप लोग नहीं आओगे। तो याद रखना, रेगुलर रहो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रहो, बाकी मैथ सिखाने का काम मेरा है, ये चीज आप लोग ध्यान रखो। डेली आप लोग इसको पढ़ना है। आप लोग एक प्रयोग करके देख सकते हो, आज जो मैं पढ़ाऊं अपनी नोटबुक में लिख लो, 20 दिन बाद जाकर उसको वापस पढ़ो तो आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि ये मैंने कब पढ़ा था, और फिर सोचते हो यार ये मेरी नोटबुक में कौन लिख गया। फिर राइटिंग मैच करते हो कि ये राइटिंग मेरी है, ये इधर वाली लिख लग तो मेरी रही है, लेकिन ये लिख कब दिया मैंने यही याद नहीं रहता 20 दिन बाद। तो रेगुलर पढ़ना, जो भी मैं पढ़ाऊं उसको पढ़कर आप लोग आया करो। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं आता, आपको ज्योमेट्री में कुछ नहीं आता, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, ये चीज मैं मानकर चल रहा हूं। लेकिन कल की क्लास में मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने पिछला याद कर लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर ज्योमेट्री के अंदर अपने पास बहुत सारी चीजें हैं,
ज्योमेट्री जो अपने पास है उसमें बहुत सारे पॉइंट अपने पास है, जैसे अपने पास लाइन एंड एंगल्स है, दूसरा जो अपने पास है वो मान लीजिए अपने पास ट्रायंगल है, तीसरा जो अपने पास है वो सर्किल है, चौथा जो अपने पास है वो क्वाड्रिलेटरल है, पांचवा जो अपने पास है वो पॉलीगन है। ये इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर पॉइंट है, 5 पॉइंट है। ये ज्योमेट्री के अंदर जो अपने पास है ये अपने पास 5 पॉइंट होंगे। 5 पॉइंट को प्रत्येक को हम लोग बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं। जैसे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, जब आपके दिमाग में एक पिक्चर रहती है कि कहां पर कौन सी चीज हम लोगों को पढ़नी है, तो आपको चीजें ज्यादा भी समझ में आती है। जैसे हम लोग जैसे इस ज्योमेट्री के 5 पॉइंट हैं, ज्योमेट्री के जो 5 पॉइंट है उसमें जो क्वाड्रिलेटरल है वो मैं मेंसुरेशन के साथ पढ़ाऊंगा आपको। ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मेंसुरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटरल के इक्वेशन ज्योमेट्री में कम और मेंसुरेशन के ज्यादा आते हैं। तो क्वाड्रेटरल की ज्योमेट्री भी मैं मेंसुरेशन के साथ आप लोगों को जस्ट मेंसुरेशन से जस्ट पहले आप लोगों को क्वाड्रेटरल की ज्योमेट्री भी मैं आप लोगों को बता दूंगा मेंसुरेशन के साथ। जैसे अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में हम लोग फिर से इसको पॉइंट में बांट लेंगे। जैसे अपने पास सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग 4 सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, इन सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। फिर हम लोग यहां पर कॉन्ग्रेंसी और अपने पास सिमिलरिटी 7 नंबर। 8 नंबर अपने पास हम लोग सीवीएन के बारे में पढ़ लेंगे। 9 नंबर हम लोग एमपीजी के बारे में पढ़ लेंगे और 10 नंबर हम लोग मिसलेनियस कोई पॉइंट अगर होगा मिक्स करके तो वो हम लोग पढ़ लेंगे। ये अपने पास 10 पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके अंदर 10 पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल का जो अपने पास है यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रायंगल जो अपने पास है उसमें याद रखना फिर से, जैसे इसके हम लोग पढ़ लेंगे 7 पॉइंट, इसके हम लोग पढ़ लेंगे 13 पॉइंट्स, सेंट्रोइड के फिर से हम लोग 13 पॉइंट्स पढ़ लेंगे, इसके हम लोग पढ़ लेंगे जैसे 10 पॉइंट, इसके अपने पास 10 पॉइंट होंगे। इसके अपने पास कॉन्ग्रुएंसी की अगर बात करें तो अपने पास 3 पॉइंट कॉन्ग्रुएंसी एस एस ये अपने 4 मान लीजिए, सिमिलरिटी के आप लोग 7 पॉइंट मान लीजिए, सीवीएन के अपने पास यहाँ पर 5 पॉइंट मान लीजिए, ऐसी एमपीजी अपने पास 2 पॉइंट मान लीजिए और मिसलेनियस के 5-6 पॉइंट और मान लीजिए। तो टोटल करके इस प्रकार से अपने पास ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो अपने पास ये जो हो गया 20, 33, 43, 53, 57, अपने पास यहाँ पर 64 और अपने पास 10, लगभग अपने पास 75 पॉइंट अपने पास मान लीजिए, अप्रोक्स में 75 पॉइंट इसके हैं। टोटल अगर हम लोग बात करें सर्किल की बात करें तो इसके मान लीजिए अपने पास 25 पॉइंट, इसके मान लीजिए 8-10 पॉइंट, ऐसे करके टोटल 140 पॉइंट के अप्रोक्स है टोटल ज्योमेट्री। ये 140 पॉइंट बहुत ज्यादा भी नहीं है, जैसे जैसे हम लोग समझते चलेंगे सारी चीजें आपकी क्लियर होती हुई चली जाएंगी, लेकिन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैं आपको सबसे पहले मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, एकदम आप लोग बेसिक एकदम जीरो आप लोग हो। इस टाइप से सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग पढ़ते रहेंगे। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आज तक आ चुका है उसको हम लोग हमेशा और हमेशा प्रूव करते हुए चलेंगे कि कहां से कैसे और क्यों बना। और ज्योमेट्री पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका आपको लगता है सर मैं देखते ही क्वेश्चन को इस पर ऐसी कमांड करना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं 100% कर लूं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास जो भी चीज आपको दिखाई दे ज्योमेट्री में उससे पहले क्यों लगा दिया करो कि ऐसा क्यों हुआ। जब आपको कोई भी पॉइंट दिखाई दे ज्योमेट्री का करने का जो तरीका होता है, आपको लगता है मेरी भयंकर सर कमांड होनी चाहिए कि मेरे पास तो कोई क्वेश्चन आ जाए कभी भी तो मैं उसको तुरंत कर लूं, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं कर पाऊं। उसका सिर्फ और एक ही तरीका है और वो ये है कि हर पॉइंट के साथ क्यों लगा दो कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप लोग यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल से हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ट्रायंगल, और ट्रायंगल में भी सबसे पहले पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं
त्रिभुज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। और त्रिभुज में मैंने जैसा बताया 10 पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उसका पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं ट्राइंगल का। फर्स्ट जो पॉइंट है, जो बेसिक इसका है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब सिर्फ मुझे ज्यादा सुनना और खुद आप लोग कम बताना। यहां पर अपने पास ट्राइंगल या अपने पास त्रिभुज, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स, तीन भुजाओं से घिरी हुई अपने पास बंद आकृति जो होगी वो अपने पास त्रिभुज होगी, वो अपने पास ट्राइंगल होगी। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल पर आए। ट्राइंगल का पहला पॉइंट बेसिक, और बेसिक का भी अब अपने पास पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो होती है वो अपने पास ट्राइंगल होगा, वो अपने पास त्रिभुज होगा, याद रखना। इसके साथ ट्राइंगल में जो तीन तो वर्टिसेज होंगे और तीन ही अपने पास यहां पर साइड्स अपने पास होंगी। इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी, और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। इसके जब भी आप लोग ज्योमेट्री में याद रखना, नॉर्मली हिसाब किताब जो चलता है वो अपने पास ये चलता है कि किसी भी पॉइंट को अगर डिनोट करना है, दर्शाना अगर आपको है, तो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से, और किसी लेंथ को अगर डिनोट करना है लाइन को, तो हमेशा स्मॉल लेटर से। ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। त्रिभुज की अपने पास परिभाषा होती है, लेकिन कोई अपने काम की है नहीं, ध्यान रखना आप लोग। एक बार मैं फिर बता रहा हूं आपको। भाई बड़े कमेंट मत करो, ये मोहित शर्मा अभी भी बड़े कमेंट कर रहा है। शिवम आपको हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। लेकिन मेरे बना करने के बाद भी कुछ बच्चे बड़े कमेंट कर रहे हैं भाई। कमेंट्स आपको नहीं करने हैं, पूरा मैथ्स आपको एच और एन में ही चलेगा। उससे मुझे पता है, कमेंट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ने ट्यूशन पूछा होगा, और फिर आप लोग बड़ा सा कमेंट करते हो, जैसे मोहन ने कहा सर भगा दो उसको। ठीक है ना, तो उससे मुझे कमेंट की तरफ ध्यान जाता है। मेरे सामने कैमरे के सामने कमेंट्स भी चलते रहते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि यार पूछा होगा आपने, तो दिमाग उधर जाता है। फिर आपका कमेंट आता है कि और अभिषेक क्या कर रहे हो, है ना। तो बड़े कमेंट करने के बजाय एच और एन में चलेगा तो वो डिस्टर्ब नहीं करते। मुझे लगता है कि एच और एन में ही चल रहा है, तो मैं एक बार देख लेता हूं, तो भी मैं वापस समझा देता हूं। लेकिन कमेंट मत करो भाई, बड़े कमेंट। यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से मैं समझाता हूं, देखिए। और इन चीजों का याद रखना प्रत्येक बच्चा, इनको जो पढ़ने का या सीखने का जो तरीका है ना, एक बढ़िया सा तरीका मैं बताता हूं। आप लोग हमेशा मुझसे पहले पढ़कर आया करो। मैं आपको नोट्स डलवा दूंगा 1 या 2 दिन में। ज्योमेट्री अपने 25-30 दिन चलेगी, मैं नोट्स डलवा दूंगा आप लोगों के लिए। तो मुझसे पहले आप लोग पढ़कर आया करो, रीडिंग मार के आया करो। मुझसे कुछ भी नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, मत आने दो। आप तो सिर्फ रीडिंग मार के आया करो कि मैंने ये लो ट्राइंगल सर पढ़ा रहे हैं तो इसको मैंने रीड कर लिया, बस पढ़कर आ जाया करो, समझ में आए या नहीं आए। फिर मुझसे पढ़ा, और वो 5 मिनट में मार लिया करो रीडिंग। जैसे सुबह सुबह आ जाते हो, 5 मिनट पहले नोट्स की रीडिंग मार ली, और उसके बाद आप लोग मेरे साथ पढ़ा करो। फिर आप लोग जैसे ही मेरी क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होते ही 15 मिनट के लिए वो चीज सारी की सारी किसी को पढ़ा दो। किसी भी को भी पकड़ो और उसको 15 मिनट में पढ़ा दो कि आज मैंने ये पढ़ा है, देख तेरे को सिखा देता हूं। सर हमसे तो कोई पढ़ता ही नहीं, आपसे कोई नहीं पढ़ता, मुझे भी पता है। तो आप लोग एक काम करो कि किसी फैन को पढ़ा दो, किसी दीवार को पढ़ा दो, सामने एक पेन रख लो उसको पढ़ा दो। वैसे तो कोई पढ़ेगा नहीं आपसे, तो किसी नोटबुक को किसी को भी पढ़ा दो, बस एक बार पढ़ा दो, फिर वो हमेशा के लिए याद रहेगा। याद रखना, ज्योमेट्री का पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप लोग पढ़ोगे, तो अगली बार फिर आओगे, या ये सारे के सारे वीडियोस फिर से देखने पड़ेंगे। अगर आप एक बार में समझना चाहते हो ज्योमेट्री, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है पहले खुद पढ़ कर आओ, फिर मुझसे पढ़ो, और फिर किसी को पढ़ा दो। ये 3 प्रोसेस कर लो अगले 25 दिन, फिर देखना आप लोग खुद ही आप लोग कहोगे कि सर हमारी ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि मुझसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। इतना आपको ये याद रखना। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, तो कमेंट मत करना भाई, ये चीज याद रखो। पहले पॉइंट से मैं शुरुआत कर रहा हूं, और चलिए अब हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। डेली हमारी इतनी बात होती है नहीं, कोई भी टॉपिक शुरुआत करता हूं तो थोड़ा सा मैं बच्चे को बताता हूं कि कैसे पढ़ना चाहिए। नहीं, नॉर्मली डेली मैं आऊंगा और आकर आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, और लास्ट तक पढ़ाते ही रहूंगा। तो ये कोई बच्चा मत सोच लेना कि डेली इतनी बात होगी, डेली इतनी बात नहीं होगी, याद रखना आप लोग।
तो पहला पॉइंट अपने पास ये है कि त्रिभुज के तीनों अपने पास यहां पर एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज होगी, तीन वर्टिसेज होंगे, तीन साइड होंगे। पहली बात, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है a प्लस बी प्लस सी, वो हमेशा होता है 180 डिग्री। जैसा मैंने कहा आपको कि सबसे बढ़िया जो तरीका है ज्योमेट्री सीखने का, पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया है, और सीखने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो भी चीज देखो उससे पहले क्यों लगा दो। जैसे ही पॉइंट आए उससे पहले क्वेश्चन मार्क लगाओ कि ऐसा क्यों हुआ, जिससे अपने पास चीजें याद रहेंगी। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो उससे पहले क्यों लगा दो कि सर ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखना। खुद को सोचना आपको कि ऐसा क्यों हुआ, खुद सोचने की कोशिश करनी है। कोई चीजें आएगी, कोई चीज अपने पास नहीं आएगी। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, उसी टाइम एक व्यक्ति को बनाया, व्यक्ति के दिमाग में डाल दिया कि ले तेरे दिमाग में ये ले, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। उसने अपने बच्चों को बताया, उसने अपने बच्चों को बताया, ऐसे करके करते करते पूरे उसमें फैल गया। ऐसा तो है नहीं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। याद रखना, जो भी चीजें प्रूव करने के काम आएंगी, आगे की चीजें सिमिलरिटी वगैरह पहले काम आती रहती हैं। तो जो भी चीज प्रूव करने के लिए हमारे काम आएगी उसको हम लोग यहाँ पर एक बार लिख लेंगे कि भाई ये याद कर लो। जहां पर आएगा मैं वहां पर बता दूंगा आपको। याद रखना, एक अपने पास जब भी दो लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होता है। जो भी प्रूव करने के लिए हमारे आगे की कोई चीज काम में अगर आएगी तो मैं कहूंगा यहां पर आप लोग भाई इसको याद कर लो, जब आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर इस चीज को रट लीजिए। जैसे कोई सिमिलरिटी का पॉइंट आया तो सिमिलरिटी का पॉइंट यहां मैं सिमिलरिटी समझाऊंगा, तो वहां कुछ पॉइंट आएगा वो समझाने लग जाऊंगा। वो पॉइंट समझाऊंगा कोई और पॉइंट आ जाएगा, वो पॉइंट समझाऊंगा कोई और पॉइंट आ जाएगा। तो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होगा। फिर एक चीज में गया, फिर दूसरे में चला गया, वहां से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, फिर सब कुछ मिक्स हो जाएगा। इसलिए जो आगे की चीजें काम में आएंगी उसको एक बार याद करना है। जहां पर आएगी वहां पर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो दो लाइन अगर पैरेलल हो तो याद रखना, ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं, जब भी जेड बन रहा हो, चाहे जेड सीधा बने चाहे जेड अपने पास उल्टा बने, ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण हमेशा अपने पास बराबर होता है। और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। दो चीजें आप लोग याद रखिए। तो यहां पर एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सर 180 डिग्री क्यों होता है। एक ट्रायंगल अपने पास बहुत आसान चीजें हैं, बस आप लोग यहां पर क्यों लगा देना हर चीज के पीछे कि ऐसा क्यों हुआ, और सोचने की कोशिश करना। शुरुआत में वो चीज आपको डराएगी कि कहां से कैसे प्रूव होगा, लेकिन एक बार अगर आप लोग सीख लेते हो तो फिर हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। हम लोग इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ए से पास होती हुई और बीसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। बोलिए ठीक है क्या? बिल्कुल सही है। यहां पर पंकज कुमार पता नहीं क्या कह रहा है, एन लिख रहा है, पता नहीं किस चीज के लिए। अब कुछ बच्चों को मुझे यही समझ में नहीं आता कि इसने एन किस लिए लिखा। इन बच्चों को या तो वो टाइप करके देखते हैं कि मेरे पास एन वाला दबता है या नहीं दबता, देख लेता हूं, बाद में कभी काम में ले लूंगा। अब ये मैंने याद करवाया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और अब मैं आपको इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इस बच्चे ने एन लिख दिया। अब ये नहीं पता, अब मुझे भविष्य में हमेशा के लिए लगेगा कि ऐसे ही एन लिखता है, इसकी आदत है एन लिखने की। कुछ सिग्नल मेरी तरफ भी तो जाते हैं ना, अपनी बातचीत तो हो ही नहीं पाती। आप कितने सीरियस हो इसी चीज से तो मुझे पता लगता है कि इस बच्चे का तो एन खराब है। ये मुझे पता लग जाएगा, ये एन ऐसे ही लिखता रहेगा। देखो, मुझे लगता है कि मैं पूरी क्लास को साथ लेकर चलूं। ध्यान से सुनिए आप लोग। तो दो, अगर हम लोग बीसी के पैरेलल और ए से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचते हैं, तो मुझे बताइए जब भी जेड बन रहा हो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होता है। ये वाला एंगल अगर बी है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, तो याद रखिए बी होगा। ऑल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन से जब भी जेड बन रहा हो, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि दोनों एंगल ये बराबर। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल जब भी पैरेलल लाइन अगर हो
तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होता है। ये वाला एंगल अगर सी है तो पैरेलल लाइन अगर है तो ये वाला एंगल भी अपने पास सी होगा, ये लीजिए। और ये वाला एंगल अपने पास क्या है, तो आप कहोगे सर ये वाला तो पहले से ए है ही। और एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बनो, 1 2 3 4 5 कितने भी बनो, उन सभी का जो हमेशा सम होता है वो अपने पास 180 डिग्री होता है। तो पहला पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मुझे एक बात बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग? त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब सर आप हमें एक बात बताइए, आज तक पिछले आप लोग 15 साल के पेपर उठाकर देख लीजिए, कभी आपसे ये नहीं पूछा कि प्रूव करो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रूव कीजिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ना तो पीछे कभी क्वेश्चन आया है और ना ही आगे कभी आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन फिर सर जब आज तक नहीं आया ये प्रूव करना और ना ही आगे आने की संभावना है, तो फिर इसमें हम लोग टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसमें हम लोग टाइम लगा क्यों रहे हैं? ना तो आज तक आया है और ना ही आगे हम लोगों से पूछ सकता है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना सभी बच्चे, इस बात को विशेष तौर पर, कि जब अपने पास मान लो 150 पॉइंट है ना, तो मैं यहां पर बोलना अगर शुरू करूं तो वो 150 या 140 पॉइंट मैं 2 दिन में आपको करवा सकता हूं। कि ये देखिए, ये याद कर लो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं कहूंगा इस चीज को याद कर लो, पहला पॉइंट ये आप लोग ऐसे करके, मैं कहूंगा पहला पॉइंट याद कर लीजिए, दूसरा पॉइंट फिर से याद कर लो, तीसरा पॉइंट फिर से याद कर लो, आपका दिमाग याद भी कर लेगा, चौथा पॉइंट फिर से याद कर लो, याद कर लेगा, पांचवा पॉइंट याद कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां पॉइंट होते होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका दिमाग कहेगा कितना याद कर लूं, याद तो कर लूंगा लेकिन कितना याद कर लूं। जैसे आपके पास एक बुक होगी लुसेंट, बहुत सारे बच्चों के पास होती है, तो लुसेंट कभी भी याद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी हर लाइन ही एक क्वेश्चन है। उसकी हर लाइन, लुसेंट जो ब्लू कलर की है, उसकी हर लाइन एक एक क्वेश्चन है। हर लाइन में वो याद होती है तो भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको। क्यों? क्योंकि उसके हर लाइन ही एक क्वेश्चन है। हर लाइन एक लाइन बनाई हुई है, वो खुद का ही एक क्वेश्चन है, तो कितनी चीजें रटे आदमी। तो यहां पर अगर पहला, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, फिर पांचवा पॉइंट, ऐसे करके सातवां, आठवां, 10वां, 15वें पॉइंट में आप बोर होना शुरू हो जाते हो। वो तो लुसेंट तो फिर भी ठीक है, हिस्ट्री बता रखी कि कौन कब मर गया था, कौन कब जिंदा हुआ था, किसका जन्म कब हुआ, कौन सी लड़ाई कब हुई, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आता है। इसमें ये याद करोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, फिर ये वो, तो 15वें 16वें पॉइंट पर तो आपका दिमाग आपको कहेगा कि यार तू कर क्या रहा है, ये बिना मतलब की चीजें हैं, एसएससी, रेलवे, सीडीएस छोड़ दे, इसके बिना भी तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कम से कम ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हमने कम से कम 4-5 मिनट जब देता हूं मैं इसको प्रूव करने के लिए, तो कभी भी एक तो फायदा ये होता है कि कभी जब बेसिक क्वेश्चन अंदर से क्वेश्चन बनते हैं तो एक अपने बच्चे का दिमाग चलता है जब ये पढ़ा हुआ रहता है, और दूसरा जब इसको समझाते हैं तो ये चीज 5 मिनट के लिए आपके दिमाग में रहती है। तो 5 मिनट जब दिमाग में आपके रहती है तो फिर ये हमेशा के लिए याद भी रहती है कि हाँ ये तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसलिए प्रूव याद नहीं करना। ये जो याद रहे नहीं रहे, याद सिर्फ ये रहना चाहिए, ये तो एक बार सिर्फ देखना है कि अच्छा ऐसे होता है और बात खत्म। बात समझ रहे हो ना आप? तो ये याद नहीं करना, आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद करना है। ये तो एक बार आपको करके देख लेना है कि अच्छा ऐसा होता है, क्योंकि सूखी चीजें नहीं रटी जाती। किसी को समझा दिया जाए, चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, हर बच्चे की आदत ये होती है कि समझा दिया जाए तो उसके बाद वो याद भी कर लेता है और दिमाग भी अपना ऐसे ही बना है। समझ लिया, करना पहले भी याद था, करना बाद में भी याद था, लेकिन समझने के बाद याद ज्यादा रहती है चीजें। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया, दूसरे पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं, पॉइंट नंबर 2 पर। कोशिश करना समझने की, बेसिक में आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूं। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। अपने पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, ये अपने पास इसके इंटीरियर एंगल है, और इसको आगे बढ़ाने पर ये वाला जो अपने पास होता है, ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल अपने पास है।
ये वाला एंगल अगर अपने पास x है और ये वाला अगर अपने पास y है, तो याद रखना जो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एंगल अल्फा जो होगा वो हमेशा एंगल x प्लस एंगल y के बराबर होगा। ये चीज आप लोग याद रखना। एक्सटीरियर जो एंगल अपने पास होता है, एक्सटीरियर जो एंगल अपने पास होगा वो बराबर होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। जो अपने पास बाह्य कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। बाह्य जो कोण होगा वो हमेशा अंतः अभिमुख, बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। पहली बात तो समझिए कि ये मैं बोल क्या रहा हूं। जो अपने पास आगे की तरफ लाइन जो हम लोगों ने बढ़ा दी है, ध्यान से समझना, इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये इसका अंतः कोण है और ये अंतः के अभिमुख कोण है। ये इंटीरियर है और ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर, बाह्य कोण अंतः अभिमुख, इंटीरियर और अपोजिट का योग इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ध्यान रखना। अब बात यह है कि अपने पास ये यहां पर आया कहां से आया अपने पास। देखिए बहुत आसान चीजें हैं, बस थोड़ी सी सोचने की कोशिश करनी है। लेकिन मुझसे पहले आप लोग पढ़कर आया करो थ्योरी, रीडिंग मार के आया करो थ्योरी की, ये आप लोग ध्यान रखिए। सभी बच्चे पहले आप लोग पढ़कर आएंगे, सभी लोग ध्यान रखो, फिर मेरे साथ पढ़ेंगे और घर पर मेरे पढ़ाते जैसे ही मेरी क्लास खत्म होती है 15 मिनट में किसी को पढ़ा दो, थ्योरी इतने में आपको याद हो जाएगी। मुझे बताइए ये वाला एक एंगल अगर अपने पास x है, ये वाला एंगल अगर x है और ये वाला एंगल अगर y है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण ये कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। ये वाला अपने पास ये लीजिए, त्रिभुज का जो तीसरा कोण है वो 180 अपने पास प्लस 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये वाला एंगल जो है वो अपने पास अल्फा है, ये लीजिए। ये अंदर वाला जो एंगल अपने पास है वो 180 माइनस एक्स माइनस वाई, और बाहर वाला जो एंगल है वो अपने पास अल्फा है। तो क्या हम लोग इन सभी को अगर ऐड करते हैं तो क्या अपने पास 180 एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल, ये 180 माइनस एक्स प्लस वाई समझ में आया क्या। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, यहां पर तीनों कोणों का जो प्रैक्टिस, एक बच्चा कह रहा है सर आकाश सर आप अपना प्रैक्टिस बेस निकालते हो क्या। आप लोग बताइए भाई, प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है तो हम लोग बेस ले आएंगे एक, और अगर आप लोग कर पाते हो साथ साथ तो फिर तो क्यों ही लाना। अगर आपको लगता है, सभी बच्चे बता दीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस बेस की जरूरत है तो अपन ले आते हैं, ठीक है ना। और नहीं है तो फिर अगर साथ साथ आप कर लेते हो तो फिर नहीं लाते हैं। नहीं है ना, साथ साथ कर लेते हो तो फिर क्यों लाए आप। तो देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक x है, एक अपने पास y है। ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो 180 माइनस एक्स प्लस अपने पास y, इन दोनों को जोड़ के 180 में से अगर घटा दिया जाए तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल, सभी लोग हाँ बोल रहे हैं कि समझ में आ गया, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितना डिग्री होता है, तो स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, 180 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर प्लस अपने पास एंगल अल्फा बराबर 180 डिग्री। एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, इन दोनों को ऐड करके 180 में से अगर घटा दोगे तो अपने पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये लीजिए, ये वाला एंगल अपने पास तीसरा आ गया। और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल जो होता है वो अपने पास 180 डिग्री होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर 180 से 180 अपने पास कट गया है, तो एंगल अल्फा बराबर अपने पास होगा एंगल x प्लस एंगल y। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है। तो एंगल अल्फा जो अपने पास है एंगल x प्लस एंगल y के बराबर अपने पास आ गया है। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हम लोगों को प्रूव करना था। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। सुनील कह रहा है सर लाओ बैच, शिवा कह रहा है, ममता कह रहा है, ममता कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं लाओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं लाओ, है ना।
देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो अभी, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, हमारा पढ़ने का मूड है। आज की क्लास में थोड़ी सी बातचीत अपने पास हो चुकी है, तो अब मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और याद रखना भाई, सारी क्लासेस में ऐसे बातें नहीं होती हैं, पहली क्लास में थोड़ी सी बातचीत हो जाती है जिसमें कैसे पढ़ना चाहिए वो चीज मैं समझा रहा हूं। एक्सटीरियर जो एंगल होगा, ये बाह्य जो कोण होता है, ये अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, इसको आप लोग याद रखिए। यहां पर ये जो अपने पास होगा किसके बराबर होगा, x प्लस जेड के बराबर होगा, ये लीजिए। नेक्स्ट जो अपने पास है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये वाला किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल ये किसके बराबर होगा, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर, तो y प्लस जेड के बराबर। ये था अपना दूसरा पॉइंट। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। हाँ और ना करके बताइए, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग प्रत्येक बच्चा इस चीज को ढंग से बढ़िया से समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखना, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास लिखा हुआ है, ये वाला जो अपने पास है 3 नंबर पॉइंट, मुझे एक बात बताना, आप लोग सभी लोग ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए, आप लोग सभी लोग, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। बिल्कुल बेसिक पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, एक सिटी है अपने पास बी से सी पर। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं वो रिलेटेड चीजें मैं बोलता रहता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। तो आप मेरी बात को ध्यान से, अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से समझने की कोशिश करो। प्रत्येक बच्चा, यहाँ पर अपने पास 2 पॉइंट है, 2 शहर है, एक बी है और एक अपने पास सी है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस बी से एक लाइन ली हम लोगों ने और वो सी को मिला दिया, तो बी से सी तक की एक डायरेक्ट डिस्टेंस अपने पास आ गई। एक सिटी अपने पास बी थी। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत सही तरीके से समझ में आपको आएगा जब आप लोग अच्छे से सुनोगे। मुझे बताओ, बी से सी पर डायरेक्ट जाते हो, आपसे है मेरा क्वेश्चन ये, और एक सिटी इधर अपने पास ए है, एक सिटी कौन सी है इधर, ए। एक तो बी से सी पर जाते हो और दूसरा मैं बोलता हूं कि नहीं, बी से सी पर डायरेक्ट मत जाओ, बी से पहले ए पर जाओ और ए से फिर सी पर जाओ। अब बताइए डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये बात आप लोग सभी लोग बताओ। जगवीर कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जगवीर भाई लेकिन अभी आप पढ़िए, बिल्कुल आप पढ़ाई पर ध्यान रखिए, हम लोग बिल्कुल सीरियसली पढ़ेंगे। आप यहाँ पर मुझे ओनली ये बताइए कि अपने पास बी से सी पर एक तो आप लोग डायरेक्ट जाते हो, एक बी से ए पर गए और ए से सी पर गए, तो डिस्टेंस जो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सारे बच्चे बोल रहे हैं इंक्रीज होगी, जो कि बिल्कुल ठीक है। मतलब इतना कॉमन सेंस आप में है सभी बच्चों में। तो मुझे एक बात बताइए, ये वाली साइड ट्राइंगल में हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, ये हम लोग स्मॉल बी बोलते हैं और ये हम लोग स्मॉल सी बोलते हैं। तो क्या दो भुजाओं का योग जो बी और सी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या वो हमेशा ए से बड़ा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर बी और सी को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या वो हमेशा और हमेशा, मुझे बताइए, ए अपने पास ए से बड़ा होगा? क्योंकि जो डायरेक्ट डिस्टेंस अपने पास है किसी भी ट्राइंगल में, ए बी और सी में, तो मुझे बताइए ये अगर ए है और ये अगर बी है तो ये अगर सी है, तो पहला पॉइंट में इसके अंदर क्या लिख सकता हूं क्या, कि दो भुजाओं का जो योग होगा बी प्लस सी वो हमेशा बड़ा होगा किससे, ए से? बताओ ऐसा लिखा जा सकता है क्या? यहां पर आपने, और यही है तीसरा पॉइंट, यही है थर्ड पॉइंट, आपको खुद को ही समझ में आ गया है कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। आप इसमें भी देख सकते हो कि सर एक तो ए से सी पर डायरेक्ट जाते हो आप लोग, एक तो ए से सी पर डायरेक्ट जाते हो, एक ए से पहले बी पर गए और बी से फिर सी पर आए, तो डिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी? तो आप कहोगे जरूर बढ़ेगी सर। तो अपने पास ए प्लस सी का जो मान अपने पास होगा वो किससे बड़ा होना चाहिए,
a प्लस सी का मान b से अपने पास बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही जो डायरेक्ट, एक तो a से b पर जाते हो, डायरेक्ट जाते हो तो ये डिस्टेंस है, फिर a से पहले c पर गए, c से b पर आए, ऐसे अगर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी। तो अपने पास यहाँ पर b प्लस अपने पास a जो होगा वो ग्रेटर देन होगा c, मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, थर्ड से बड़ा होगा। क्या ये चीज आप लोग याद कर पाए हो? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो? क्या बताओ। ये था अपना तीसरा पॉइंट। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता रहता हूं, आगे मैं बढ़ता रहता हूं। ट्रायंगल की दो साइड्स का जो सम होगा वो ऑलवेज थर्ड से बड़ा होगा, हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो? क्या बताओ मुझे। ठीक है, तो यहां पर छोटे छोटे क्वेश्चंस, आजकल तो इसके क्वेश्चन कम जैसे, लेकिन शुरुआत में 2010 में जब ज्योमेट्री आनी शुरू हुई थी, 2011 मेंस में सॉरी, तो उस टाइम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता था कि बताओ निम्न में से किससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। ए बी अपने पास यहां पर सी और डी, ये होगा 3 4 और अपने पास 5 7 8 और 9 है, 3 5 और 8 है, 7 11 और 13 अपने पास है। अब यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ निम्न में से किससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, किससे त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, ये बात हम लोगों से पूछ लेता है। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, निम्न में से किससे त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, किससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। तेज फीवर आ रहा है विद्याराम मीणा, तो आप भाई आप क्या करोगे, आप रेस्ट करोगे, पढ़ाई मत करो। जब भी बहुत तेज ही अगर फीवर है तो पढ़ाई मत करो भाई, आप रेस्ट करो, अपने आप ठीक हो जाओगे। और फिर उसके दवाई तो लेनी है, जब तबीयत ठीक हो जाए तब आप पढ़िए। तो यहाँ पर 3 और 4 7 5 से बड़ा है, 4 एंड 5 9 3 से बड़ा है, 5 एंड 3 8 4 से बड़ा है। कोई भी दो साइड अगर ऐड करते हो तो वो तीसरी से बड़ी आनी चाहिए। यहाँ तो 3 और 5 8 इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब इससे ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है। और यही तो वो पूछ रहा है कि किससे ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास बन जाते हैं। याद रखना, ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट अपने पास ये है, एक ट्रायंगल अपने पास है ए बी और सी, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है और ये अपने पास स्मॉल सी है। यहां पर ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा और दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरे से छोटा होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए। ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। लेकिन अब की बार सर ये क्या लगा दिया, ये मोड आपने क्या लगा दिया, ये चीज का मतलब होता है कि चाहे बी में से सी माइनस करने पर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एच डबल एच, आप तो एच ट्रिपल एच है, आपका नाम शायद अशोक है, आपने बताया था एक बार। एक बच्चा है एच, अपने पास दो बार अशोक है या ऐसा नाम भी बताया था आपने भाई, मैं नाम आपका शायद दिमाग से स्किप हो गया। एफ कैट में उसमें 20 में से 20 क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आपका मैथ्स इंप्रूव हुआ है तो। ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से समझिए, इधर आइए। बहुत सही बात है कि इंप्रूव हुआ है आपका मैथ्स। ये क्या लगा दिया आपने सर, ये मोड क्यों लगा दिया? ध्यान रखना, मोड इसलिए लगाया है कि बी में से सी माइनस करने पर चाहे पॉजिटिव आए चाहे अपने पास नेगेटिव आए, आपको तो इसको पॉजिटिव लेना है। याद रखना, जैसे मैं बोलता हूं कि x का मान आप अपने पास 2 से भी बड़ा है और x का मान -2 से भी बड़ा है। x का जो मान है वो 2 से भी बड़ा है और -2 से भी बड़ा है। x का जो मान है वो 2 से भी बड़ा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। x का मान 2 से भी बड़ा है और -2 से भी बड़ा है, तो कौन सा कमेंट ज्यादा ठीक रहेगा, कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा ठीक रहेगा कि x का मान 2 से बड़ा है, क्या वो ठीक रहेगा? क्या बिल्कुल पॉजिटिव वाला ले लोगे? -2 से तो बड़ा वैसे है ही। अगर आप लोग, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मान लो आपको किसी ने एक स्टेटमेंट दिया कि एक व्यक्ति आपके घर पर आता है, ध्यान से इन चीजों को ध्यान से समझिए ताकि मैं हर चीज बताता हूं। देखिए,
जो भी मेरे पिछले 15 साल 14 ईयर के कैरियर में ऑफलाइन मुझसे किसी बच्चे ने पूछा है या ऑनलाइन किसी बच्चे ने पूछा है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ कोई पूछे या नहीं पूछे मैं देता रहता हूँ। क्यों देता रहता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है यार ऑनलाइन में किसी बच्चे की ऐसे प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी क्लास में क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत कम बनते हैं, और जो क्वेश्चन बनता है उसका रिप्लाई मेरी तरफ से आपको वैसे ही मिल जाता है अगर ध्यान से समझते हो तो। लगभग क्वेश्चन का, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग क्वेश्चन जैसे आपके दिमाग में बना उसका रिप्लाई थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर पहले आपके तुरंत मिल जाता है, क्योंकि जितने आज तक क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे मैं बताता रहता हूं। तो इनको ध्यान से सुना करो, एक दूसरे बच्चे के कमेंट पढ़ने के बजाय आप चीजें ध्यान से सुनने की कोशिश किया करो। मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक स्टेटमेंट मैंने बोला, एक बंदा आपके घर पर आया, वो आपसे भी बड़ा है और आपके बड़े भाई से भी बड़ा है। एक बंदा आपके घर पर आता है, एक व्यक्ति आपके घर पर आता है, वो आपसे भी बड़ा है और आपके बड़े भाई से भी बड़ा है। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट आप दोगे? इन दोनों में से एक स्टेटमेंट देना आपको किसी और व्यक्ति को, तो वो समझ जाए कि वो बंदा क्या होगा, क्या है, आप दोनों से बड़ा है या आपसे बड़ा है, आपके बड़े भाई से बड़ा है। कौन सा स्टेटमेंट उसको बताना पड़ेगा, बताओ। तो आप कहोगे सर मैं एक स्टेटमेंट बोल दूं किसी व्यक्ति को, उसको मैं बोलूं कि वो मेरे बड़े भाई से बड़ा है, तो इसी स्टेटमेंट में वो समझ जाएगा कि मेरे से तो बड़ा होगा ही होगा। अगर आपने सिर्फ ये बोला कि वो आपसे बड़ा है, तो मुझे बताइए क्या कोई व्यक्ति समझ पाएगा कि आपके बड़े भाई से बड़ा है या नहीं है? तो नहीं समझ में आएगा। तो उसको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि मेरे बड़े भाई से बड़ा है, तो इसका मतलब आपसे तो बड़ा होगा ही होगा, ध्यान रखना। तो इसी तरीके से अपने पास यहां पर कोई भी जो वैल्यू अपने पास अगर प्लस माइनस 2 से बड़ी है, तो आप लोग बोल सकते हो कि सर ये प्लस 2 से बड़ी है, तो जो संख्या प्लस 2 से बड़ी है वो माइनस 2 से तो ऑब्वियसली बड़ी होगी होगी, उसमें ज्यादा आपको विचार करना है नहीं। जो आपसे, आपके बड़े भाई से बड़ा है, वो आपसे तो बड़ा होगा ही होगा, इसमें ज्यादा चीज तो आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। बताओ। तो आपको हमेशा इसमें क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, ये बात ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब बात ये है कि सर आया कैसे? बात ये है कि सर आया कैसे, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सारे बच्चे मिलकर ध्यान से समझना, ये थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया था आपके लिए। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास मैं लिख सकता हूं क्या इस चीज से, या इससे लिख लो, दूसरे से लिख लो, इससे लिख लो, क्या मैं इससे लिख सकता हूं क्या कि ए का मान बड़ा होगा बी माइनस सी से? और यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं ए जो होगा वो बड़ा होगा सी माइनस बी से। ध्यान से समझिए, ए का मान बी माइनस सी से भी बड़ा है, ए का जो मान है वो बी माइनस सी से भी बड़ा है, और ए का मान सी माइनस बी से भी बड़ा है। अगर ए का मान दोनों से ही बड़ा है, तो इसमें से एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मुझे नहीं पता कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा, ये कैसे लिख दिया मुझे बताओ, समझ पाए हो क्या? प्लस वाला मैंने थोड़ी देर पहले समझा, और इसके बाद मैं यहां से सी उठाकर आगे ले गया हूं बी माइनस सी, बी उठाकर आगे ले गया हूं सी माइनस बी। ये बात बताओ, एक एक दो बच्चे, एक तो मलिक और एक विक्रम मना कर रहे हैं, तो मुझे पहले इतना ही बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये कैसे लिख दिया? एक तो पंकज आईटीआई है जो काफी दिन बाद आया है, एक इधर विक्रम है, एक मलिक है, ये मैंने कैसे लिख दिए बताओ, समझ पाए हो क्या भाई? थोड़ी देर पहले जो पॉजिटिव वाला समझा कर गया हूं, 3 नंबर पॉइंट, ये सबने कहा था 3 नंबर पॉइंट प्रत्येक से। अब ये मलिक एक बच्चा तो मना ही कर रहा है, अब मुझे बताओ इस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं? अब अगर आप लोग प्लस का है तो आगे जाके माइनस का होता है, और माइनस का है तो प्लस का होता है। देखिए आपको दूसरी तीसरी चौथी क्लास का मैथ्स आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का मैथ्स है। आपको मैं हमेशा, मैं हर किसी भी बच्चे को मैथ्स सिखा सकता हूं, लेकिन कंडीशन है कि आपको तीसरी चौथी क्लास का मैथ्स तो आना ही चाहिए भाई। इधर जाएगा तो प्लस का होगा, प्लस का जाएगा तो माइनस का होगा, ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। इतने बच्चे, उसमें से दो बच्चे, जैसे एक तो मलिक है, एक विजेंद्र है, ये चीज तो आपको दोनों को इतना तो पता होना ही चाहिए भाई, कि अपने पास यहाँ पर आगे जाकर ये सी अगर यहाँ प्लस का है तो आगे जाके माइनस का होगा, यहाँ प्लस का है तो आगे जाके माइनस का होगा। तीसरी चौथी क्लास का गणित तो आपको आना चाहिए, तभी मैं आपको कॉम्पिटिशन का गणित करवा पाऊंगा। इससे क्या होगा, नहीं तो वो जो बच्चे होंगे ना जो रियल में सिलेक्शन लेने वाले हैं, उनका लॉस हो जाएगा, मलिक भाई और विक्रम भाई। दिक्कत ये है।
आपको तीसरी चौथी मैंने ये पूछा कि ये बात समझ में आई या नहीं आई, तो ये थोड़ी देर पहले मैंने समझाई है। विक्रम और एक मलिक, दो लोग, और एक इधर पंकज आईटीआई, ये तीन लोग इसके लिए मना कर रहे हैं। तो मैं आपको तीनों को एक राय दूंगा भाई कि आपका तीसरी चौथी क्लास का गणित तो आपको आना चाहिए, नहीं तो जो बच्चे रियल में यहां से सिलेक्शन लेकर जाएंगे उनका मेरी तरफ से लॉस हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। विक्रम कह रहा आ गया आप। ऐसे अब तो नहीं आया विक्रम, आपको एन या तो लिखने की आदत है। अब मुझे बताओ, एक अपने पास वैल्यू बी और सी का मान कुछ भी हो सकता है। बी और सी का मान 4 और 3 मान लो, 4 और 3 मान लो, तो ए का मान अपने पास 1 से बड़ा होगा, और ए का मान यहां से सोल्व करोगे 4 और 3 तो -1 से बड़ा होगा। तो जैसे अभी भी मैंने एग्जांपल दिया, ए का मान 1 से भी बड़ा है और ए का मान -1 से भी बड़ा है, तो मुझे एक बात बताइए, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? क्या -1 से बड़ा है वो ठीक है क्या? आप कहोगे नहीं सर, -1 से बड़ा तो 0 भी होता है, तो 0 इसका मान नहीं है, क्योंकि ये तो +1 से भी बड़ा है। तो दोनों में से एक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। ए का मान +1 से बड़ा है, पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि जो 1 से बड़ा होगा वो -1 से तो बड़ा होगा ही होगा। क्योंकि आप लोगों को ये जो अपने पास लिखा हुआ है ना, ध्यान से सुनिए, ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन, ये जो साइन है, ये अपने पास यहां पर जो है, ये अपने पास जो साइन है, ये अपने पास फर्स्ट क्लास में आता है। पहली क्लास की बुक उठाकर देख लीजिए, और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कोई बहुत ही टफ बुक या इस लेवल की या इंटरनेशनल बोर्ड की उठाओ, अपने एनसीईआरटी की, सीबीएसई की मैं बात कर रहा हूं। पहली क्लास में ये अपने पास है, ये वाली जो चीजें हैं ये फर्स्ट क्लास में अपने पास है, क्योंकि मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में है, तो उसको अभी उसके फाइनल एग्जाम में, तो उसको मैंने देखा उसकी बुक में ये है कि मतलब कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है। उनको वो नहीं सिखाते क्या, मगरमच्छ का मुंह किधर खुला है वो बड़ा होगा, किधर से बंद है वो छोटा होगा, ऐसे उनके मैम जो है वो उनको सिखाता है। तो आपको ये तो पहली क्लास की, फर्स्ट क्लास की चीजें हैं, और मैंने कहा 5वीं तक का गणित तो आना ही चाहिए। अगर ये किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो भाई ये तो आपको थोड़ा सा आना चाहिए। देखिए कि मैं अब नहीं सिखा पाऊंगा आपको कि यहां पर बैठ के मैं सिखाऊं कि देखिए कौन सा बड़ा है। आइए मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूं कि कौन सा बड़ा है। जिधर मुंह खुला है इसका वो वाली चीज बड़ी है, जिधर मुंह बंद है वो वाली चीज छोटी है। तो ये तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि ये चीज पता होगी भाई। मोड आपको पॉजिटिव के लिए मोड लगा देना है, आप तो ये मान लो मलिक कि अपने पास पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, तो कौन सा लोगे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव लेना है तो उसके लिए मोड लगाते हैं, उसको समझना नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि मोड पॉजिटिव के लिए लगाता है। विक्रम कह रहा है, विक्रम को ये बात तो समझ में नहीं आ रही, और वो कह रहा है सर स्टेट टॉप किया है मैंने। तो विक्रम आपका ये भी डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट से हो आप, ये भी इस पर डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट से आप हो, और उस टाइम जब टॉप किया था तब जांच वाच हुई थी नहीं हुई थी, ये चीज आप देखना पड़ेगा भाई सारी। उस टाइम कोरोना चल रहा था नहीं चल रहा था, वो सारी चीजें अपने को चेक करनी पड़ेंगी। इसमें काफी सारे वेरिएबल काम करेंगे, जैसे बारिश होगी या नहीं होगी उसमें एक वेरिएबल काम नहीं करता, बहुत सारे वेरिएबल काम करते हैं। ऐसे ही अपने पास यहाँ पर आजकल स्टेट टॉपर पर भी अपने पास काम करना पड़ेगा। तो ये चीजें अपने पास समझिए, मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं, ये चीज मतलब नॉर्मली आप देखोगे ना कोई 10 मिनट में 5 मिनट में बता के निकल जाता है। मैं तो इतना स्लो पढ़ा रहा हूं आपको, इतनी चीजें समझा समझा कर मैं बता रहा हूं। तो ये चीजें तो आप लोगों को अब, कि आपको अगर मोड का नहीं पता तो कौन से स्टेट से टॉप किया आपने, फिर मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। नहीं, देखिए तो ध्यान से समझने की कोशिश, मैं तो हर चीज बताता हूं। अब मैंने बताया, जैसे मुझे पता है कि मोड का कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैंने मोड का बताया आपको। ध्यान से समझिए भाई, कमेंट बंद कीजिए। मैंने ये बताया कि मोड का मतलब क्या होता है, कि नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, पॉजिटिव लेना आपको, ये बात मैंने मेरी तरफ से बताई, लेकिन वो तो सुनोगे तभी तो आपके दिमाग में आएगी ना। देखिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसी स्टेट, देखो मैं अगर किसी बच्चे से बात कर रहा हूं, एक चीज और मैं आपको बता दूं भाई, किसी बच्चे से अगर मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब पर्टिकुलर उसी बच्चे से। आप लोग कमेंट मत किया करो,
क्योंकि मैंने तो जो क्वेश्चन पूछा उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि इधर से मैं बता रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं उसको समझाने के लिए कुछ बता रहा हूं कि इस चीज पर ध्यान देना आपको। लेकिन आप लोग कमेंट मत किया करो उस बच्चे पर या किसी पर, फिर थोड़ा सा ठीक नहीं लगता उसको। इसलिए आप लोग एक दूसरे बच्चे पर कमेंट नहीं किया करो, ये अपनी क्लास पर ध्यान रखो आप लोग, ठीक है ना। मैं तो कुछ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आप इस चीज पर ध्यान देना है। जैसे मैंने मोड की बात बताई, कि मोड की बात मैं बताकर गया हूं कि पॉजिटिव आपको लेना है। देखो, या किसी स्टेट का नाम भी अपने को नहीं लेना है, किसी का भी। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब आप लोग सभी लोग, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, कि अपने पास यहां पर, अब ध्यान दो भाई, कमेंट बंद करना, ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दो साइड्स का सम हमेशा 3 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट, दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है, ये आप लोग याद रखना। तो जैसे एक आया हुआ क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल अगर अपने पास है, ध्यान से समझिए, ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास अगर है, ये साइड अपने पास 4 है, ये साइड अगर अपने पास 10 है, तो बताओ ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल होगा, ए की रेंज आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए की रेंज आप लोग बताओ। तो 3 नंबर पॉइंट है, दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा, और 4 नंबर पॉइंट है, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। तो मुझे एक बात बताइए, प्रत्येक बच्चा मिलकर इस बात को बताओ, क्या दो साइड्स का सम 14 तो तीसरे से बड़ा होगा और दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होगा? हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या सभी लोग, कि यहां पर ये हम लोगों ने ले लिया है। तो अब अपने पास यहां पर मोड लेने का मतलब ये था कि अपने पास 10 में से 4 माइनस भी कर सकते हो, और 4 में से 10 माइनस, तो -6 नहीं लेना, माइनस का 6 नहीं लेना, यहां पर प्लस का 6 आपको लेना है। इसलिए मोड मैंने लगाया था, क्योंकि वो जो -6 से बड़ा है और वो 6 से भी बड़ा है, तो -6 से 6 के बीच के नंबर भी नहीं लेने, वो 6 से बड़े लेना है, पॉजिटिव आपको लेना है, 6 से लेकर 14 तक होगा। ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है। हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या? बताओ मुझे, हाँ और ना बताइए भाई। प्रत्येक बच्चे को मैं कोशिश करूंगा कि हर बच्चे को साथ लेकर चलें, और आप लोग कोशिश क्या करो कि मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनो। यहां पर मैं एक बार फिर पूछता हूं यही क्वेश्चन, मुझे एक बात बताइए, ये जो है अपने पास ए बी और सी, यहां पर अपने पास ये वाली साइड अपने पास मान लीजिए 6 है या 4 है, और ये वाली जो साइड है वो अपने पास 10 है, और ये वाली साइड ए है, तो ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल है? पहला क्वेश्चन, ए की रेंज आप लोग बताइए, रेंज या प्रास बताओ कितनी होगी? ए की रेंज या प्रास जो होगी वो कितनी होगी, बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे सर ए की रेंज या प्रास, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, तो तीसरी साइड ये है, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा। उम्मीद है ये बात दूसरी बार मैं बता रहा हूं आपको, सभी बच्चे को समझ में आई होगी। अगर यहां पर एक बच्चे ने जैसे लिख दिया आकाश ने 7 से लेकर 13 तक होगी, ये आपने गलत लिख दिया, आकाश 6.1 भी तो हो सकती है, स्वाति ने भी 7 से 13 लिख दिया। ये साइड 6.1 भी हो सकती है, 6.2 भी हो सकती है, 6.3 भी हो सकती है, 6.4 भी हो सकती है, 6.5 6 से बड़ी होगी, 6.01 भी हो सकती है। तो 7 से 13 आप लोग नहीं लिख सकते। कब तक नहीं लिख सकते? कब लिख सकते हो 7 से 13 तक? जब मैं कहूं कि ए का मान इंटीजर है। अगर मैं बोलता हूं
ए का मान इंटीजर है, ए का मान पूर्णांक अपने पास है। अब मुझे बताइए ए का मिनिमम मान क्या होगा। अगर मैंने क्वेश्चन में डाल दिया, मैंने क्या डाल दिया, एग्जामिनर डाल देगा कि यहां पर मुझे बताओ ए का मान अगर अपने पास इंटीजर है तो दूसरा क्वेश्चन अपने पास होगा ए का अपने पास मिनिमम वैल्यू आप लोग बताइए कि ए की मिनिमम वैल्यू अपने पास क्या होगी। तो आपको होगी सर ए की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो अपने पास 7 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, 6 से बड़ा और एक इंटीजर होना चाहिए, 6 से बड़ा और 14 से छोटा। तो 6 से बड़ा जो इंटीजर होगा वो 7 होगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? और सारे लोग, और जब मैं पूछता हूं ना तो आंसर दिया करो बच्चों। आंसर देने की ऐसा नहीं कि सर ने पूछ लिया सर ही बता देंगे, जरूर गलत या सही आंसर देने की कोशिश किया करो। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये इंटीजर अगर है तो मेरा क्वेश्चन आपसे 3 नंबर ये है कि ए का मैक्सिमम मान क्या होगा। क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? ए का मैक्सिमम वैल्यू अपने पास क्या होगी, ये बात बताइए। क्या कर पाओगे क्या? तो आपको जरूर सर कर पाएंगे। ए का 14 तक जाता है और इंटीजर अगर है, वैसे तो 13.9 13.9999 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर होगा तो अपने पास 13 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास तीसरा क्वेश्चन जो 5 यस 14 लिख रहा है, यस भाई 14 नहीं होगा। यस 14 नहीं होगा, 14 से छोटा होगा, बराबर नहीं होता। 14 से छोटा होगा तो 13 बनेगा, याद रखना। इधर भाई विक्रम और मलिक दोनों लोग मुझे बताओ, एक इधर पंकज आईटीआई, 3 लोग कि जो बच्चा थोड़ा सा मैथ्स वीक है उनको भी अगर मैं साथ ले लूंगा तो फिर पूरी क्लास साथ हो जाएगी। और एक बार चीजें समझ में आनी शुरू हो गई तो फिर वो बच्चा क्लास में भी आता है, अब्सेंट भी नहीं होता और समझ में भी आ जाती है। तो दोनों लोग बताना भाई, आपको भी मुझे साथ लेना है क्लास के। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, मुझे बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल कितने होंगे। त्रिभुजों के अपने पास नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल कितने होंगे, त्रिभुजों के संभावित मान कितने होंगे बताओ। मुझे बताओ त्रिभुजों के संभावित मान कितने होंगे। तो त्रिभुजों के संभावित जो मान होंगे वो कौन कौन सा होगा। अपने पास साइड 7 8 9 10 11 12 13 तक अपने पास होगी। तो 3 और 4 7, त्रिभुजों के संभावित जो मान होंगे वो मुझे बताइए 7 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल अगर आप लोगों से कोई पूछे तो वो अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर वो अपने पास 7 होगा। ये दूसरा तरीका, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल ये गिन लिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7। कैसे? कुछ बच्चों की बात नहीं समझ में आई, मैं फिर बताता हूं। पहला जो है वो ट्राइंगल होगा 4 10 और साइड 6 से बड़ी 7 ले लोगे, एक ट्राइंगल। ए का मान 6 से बड़ा और 14 से छोटा होना चाहिए और इंटीजर अगर है तो अपने पास 7 हो गया। दूसरा ट्राइंगल अपने पास कितना होगा, 4 और 10 तो फिक्स है, इस ए का ही तो मान चेंज हो सकता है। ए का मान अपने पास 8 है। फिर कौन सा होगा, फिर अपने पास होगा 4 10 और अपने पास यहां पर 9 होगा। फिर कितना होगा, फिर 4 10 और अपने पास 10 होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल। फिर अपने पास कौन सा होगा, फिर अपने पास होगा 4 10 और अपने पास यहां पर 11 होगा। फिर कौन सा होगा, 4 और 10 तो फिक्स है, ए का मान ही तो चेंज हो सकता है, 12 होगा। फिर कौन सा होगा, फिर अपने पास होगा 4 10 और 13, उसके बाद 14 हो नहीं सकता। ये ऐसे करके 7 ट्राइंगल पॉसिबल है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपने पास एक तो तरीका ये होता ही है कि इनको काउंट कर लो। दूसरा तरीका अपने पास ये है कि छोटे वाली साइड को इनटू करके 2 से और -1 आप लोग कर दीजिए। छोटे वाली साइड कितनी है, 4, तो 2 का इंटू कर दो 4 से और -1 कर दो, तो भी यही अपने पास आंसर आ जाएगा। यानी अपने पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास 2n - 1, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। और एन यहां पर जो गिवन साइड है उसमें से छोटे वाली है। हाँ, 6 और 14 नहीं होगी हरिओम भाई। यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, त्रिभुजों के संभावित मान कितने होंगे, कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं। तो मैंने सारे के सारे त्रिभुज 4 और 10 तो फिक्स है, ए का मान ही तो वेरी कर रहा है, अलग अलग आ रहा है, 7 8 9 10 11 12 13। तो ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने हैं, वो अपने पास 7 है, ये लीजिए।
इसको जल्दी करने का या डायरेक्ट करने का तरीका है कि दोनों में से अपने पास छोटे वाला नंबर लेते हैं, जो गिवन नंबर है, ए का मान नहीं देखते, ए का मान कुछ भी हो, जो गिवन नंबर है उसमें से छोटे वाला नंबर देखते हैं। तो छोटे वाला नंबर कितना है, 4, और 10 में से अपने पास 4 है, तो 4 का डबल करके -1, 2n-1, जहां n जो है वो स्मॉलर नंबर है दोनों में से। ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। मुझे एक बात बताइए, प्रत्येक बच्चा मिलकर, सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, 4 से लेकर या अपने पास 10 से 20 के बीच कितने नंबर होंगे? नंबर बिटवीन 10 टू 20, 10 से 20 के बीच में कितने नंबर होंगे, ये बात बताओ। ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। मुझे एक बात बता दो, 10 से 20 के बीच में कितने नंबर होंगे? तो 10 के बीच में सौरव ठाकुर लिख रहा है 19। अब बताओ, एक बच्चा तो 19 लिख रहा है, 10 से 20 के बीच में 19 नंबर, सारे इंटीजर है, ध्यान रखना। 10 के 20 के बीच में 19 नंबर। अब बताओ इसको शाबाशी दें या क्या दें इसको? इंटीजर की मैं बात कर रहा हूं, याद रखना। एक बच्चा जो इनफाइनाइट लिख रहा है, चंद्रा गुरसेन का तो अब भी नंबर 19 है, तो उसको लगता है ये फॉर्मूला मेरे पास बता दिया है सर ने कि जब भी नंबर निकालने तो इसको इंटू करते हैं हम लोग 2 से। 2 गुना 10 माइनस 1, आंसर अपने पास आ गया 19। अब आपकी जिंदगी में कभी भी कुछ इन लोगों को बनाना है तो ये तो यही फॉर्मूला बना देंगे। कुछ भी अपने पास हो, इनको पैसे कमाने हैं, इनको रुपीज को कन्वर्ट करना है पैसे में, पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में, ये रहा। इनको यहां से जयपुर से भरतपुर की दूरी निकालनी है, जयपुर से दिल्ली की दूरी निकालनी है, 2 इंटू जयपुर -1। कुछ भी कोई इनके तो एक फॉर्मूला दिमाग में छप गया वही लगेगा। इसके बीच में ध्यान रखना, अपने पास कुछ बच्चों ने जिन्होंने 9 लिखा वो बिल्कुल ठीक है, 10 जिन्होंने लिखा, जैसे राम अभी तक 10 लिख रहा है, ध्यान रखना राम, अगर आप 10 नंबर लिख रहे हो तो मुझे एक बात बताइए कि क्या, मुझे एक बात बता दो, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर है? जिन बच्चों का आंसर 10 था उनसे मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि 2 और 3 के बीच में कितना नंबर है वो बताओ। तो वो बच्चे कहेंगे 2 और 3 के बीच में एक नंबर है सर, एक इंटीजर है, तो ढूंढ के दिखा दो कौन सा है। तो आपको रटना नहीं है कोई चीज, एक बार 2n-1 बता दी तो आप लोग रट लो उसको कि सब कुछ। अब मैं पूछ क्या रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो इसके बीच में अपने पास कोई नंबर नहीं है, 0 नंबर है। तो जब नंबर निकालने इसके बीच में कितने नंबर है, तो तरीका होता है 3 - 2 और -1 तो 0। तो इसके बीच में जो 20 - 10 नहीं है, 10 नंबर नहीं है, एक और माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 10 भी नहीं चाहिए हमें। तो इसके बीच में कितने नंबर है, 9 नंबर है। बोलिए प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है कि तरीका होता है -1 हम लोग और करते हैं। अब किसी बच्चे को लगता है कि ओहो सर -1 क्यों करते हैं, तो भाई देखो ना अपने पास दोनों नंबर, बीच के नंबर लिख कर देखो। 10 ले लोगे तो क्या 10 सही होगा, क्या 10 नहीं होंगे, लिख कर देख लो, 11 12 13 ऐसे करके सारे के सारे नंबर लिख कर देख लो, अपने पास बीच का नंबर अपने पास यहां से 9 ही आएंगे, तो उसमें से घटा के 1 और माइनस करते, याद रखना। अनुज कह रहा है सर 8 होगा, 10 से 20 के बीच 8 नंबर होंगे। उसको शायद या तो 15 भूल गया होगा या 16 उसने लिख कर देखे और कोई भूल गया, अब उसके 8 आ रहे हैं। अनुज के अभी भी 8 आ रहे हैं, तो क्या करें बताओ? 11 12 13 14 15, ये सुंदरम ने नंबर लिख दिया। अनुज इनको गिनो, आपने जो काउंटिंग लिखी ना उसको मत गिनो। आप जो सुंदरम ने नंबर लिख दिए देखिए आपके कमेंट बॉक्स में, दोनों पर मैं 7 पढ़ा रहा हूं, मदर्स पर और सिंकोरी एजुकेशन पर, 2 प्लेटफॉर्म पर मैं 7 पढ़ा रहा हूं। तो इधर एक बच्चा है उसके 8 ही नंबर आ रहे थे, तो एक सुंदरम ने लिख दिया कि भाई ये काउंट कर लो, तो ये काउंट कर लो भाई। तो देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये वाली साइड मान लो अपने पास यहां पर x है, n है, ये वाली साइड m है और ये वाली साइड a है, और इन दोनों में से a का मान तो पूछा है, n अपने पास छोटा नंबर है और m अपने पास बड़ा नंबर है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, प्रत्येक बच्चा, n अपने पास छोटा नंबर है और m अपने पास बड़ा नंबर है, तो मुझे बताइए दो साइड्स का जो सम होता है वो तो तीसरी से बड़ा, ये चीज तो मैंने आपको अभी भी समझाई है, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। ये लीजिए अपने पास यहां पर
m बड़ा नंबर है, n छोटा नंबर है, तो पहले सबसे पहले ये लाइन मैंने कैसे लिख दी, क्या ये बात तो समझ पाएगा, तीसरे को और चौथे को मिक्स करके लिख दिया, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। बताइए ये बात समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। अब एक बच्चा लिख रहा है कि सर n का मान a और m के बीच होगा, अब उसको मैं क्या समझाऊं? a का मान अपने पास ऐसा नहीं होता a और m के बीच होगा, ये लो। अब कितनी बार मैं बताऊं कि तीसरी साइड इन दोनों के बीच में नहीं होती, सम और डिफरेंस के बीच होती है। बताओ कैसे समझोगे आप? अब ऐसी गलती करोगे तब तो मैं कहां कहां ठीक करता रहूंगा आपको। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से अब इन दोनों के बीच के नंबर निकालने हैं। मान लो a का मान अभी भी बताया 10 और 20 के बीच अगर अपने पास है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a के कितने मान होंगे, इंटीजर अगर है तो a के मान कितने होंगे, 20 माइनस 10। यही करते हो या 1 माइनस और करते हो? तो आप लोग कहोगे सर हम लोग 1 माइनस और करते हैं, हम लोग यहां पर 1 माइनस और करते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग। तो मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास अभी भी मैंने बताया कि ये फॉर्मूला है 20 माइनस 10 माइनस 1, 1 और माइनस करेंगे, तो इसके बीच के नंबर निकालने हैं। तो अपना तरीका क्या होगा, तो आप कहोगे m प्लस एन, m माइनस एन, बीच के नंबर में से सर इसमें से ये नंबर घटा के 1 और माइनस करते हैं क्या? ठीक है क्या? 1 और माइनस करते हैं, और जैसे आप लोग माइनस खोलोगे तो m प्लस एन माइनस एम प्लस का n माइनस 1, m से m कट गया तो बचा क्या, 2n माइनस 1। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया 2n माइनस 1। यहां से ऐसे करके मैं सोल्व कर रहा हूं और लास्ट में मैं रटवा दे रहा हूं आपको कि 2n माइनस 1 आप लोग रट लीजिए। तो आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने कहा कि सर कैसे आया, उन लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे आया, पूरा का पूरा समझाकर। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो आप लोग इस चीज को याद कर लेना। मैं तो ये कह रहा हूं कि 2n माइनस 1 छोटे वाली साइड को इंटू करना 2 से, और माइनस 1 लास्ट स्टेप में याद करवा रहा हूं। फिर भी किसी बच्चे को समझ में भी नहीं आया और वो चाहता है समझना ही समझना है, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ी देर बाद मिल ही जाएगा। तो आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार वापिस भी आप लोग देख सकते हो। दीपक का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे दीपक भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। यहां पर अपने पास पांचवा जो क्वेश्चन अपने पास है, वो अपने पास इस प्रकार से है कि आप लोग बताइए सम ऑफ पेरीमीटर, परिमापों का योग। इसके जो परिमाप बनेंगे, जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बनेंगे, उनके परिमापों का योग क्या होगा, पेरीमीटर का सम क्या होगा, वो बताइए। संदीप लव यू भाई। संजीव का भी आज बर्थडे है। संजीव, हाँ आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है अखिल। परिमापों का योग हम लोगों से पूछा है, जितने भी ट्रायंगल अपने पास है। इंद्रनील पात्रा, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए। जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बनेंगे, इस बच्चे ने लिख दिया 4 प्लस 10 प्लस ए, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं नंबर ऑफ, पहली बात तो पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम। और फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल जितने बनेंगे, जितने अपने पास बनेंगे, उनका अपने पास योग पूछा है, जितने भी ट्रायंगल अपने पास बनेंगे। तो बताओ पहले ट्रायंगल का कितना होगा, 4 प्लस 10 प्लस 7 परिमाप। दूसरे का कितना होगा, 4 प्लस 10 प्लस 8, फिर 4 प्लस 10 प्लस 9, 4 प्लस 10 प्लस 10, 4 प्लस 10 प्लस अपने पास 11, 4 प्लस 10 प्लस अपने पास 12, 4 प्लस 10 प्लस अपने पास यहां पर
13। इस प्रकार से अपने पास इन सभी को जोड़ना है। बोलिए आप लोग सब बच्चे समझ पाए हो क्या कि परिमाप का योग इनको जोड़ना है। तो अब आप लोग यहां पर ध्यान से समझना, आप लोग इन सभी को इधर जोड़ लो। और फिर उनको लास्ट में ऐड कर लो। ध्यान से समझिए, आप एक बात मुझे बताओ, इनको पहले इधर ऐड कर लो और फिर सभी को यहां पर ऐड कर लो, या पहले मैं यहां पर ऐड कर लो सभी को। ऐसे ही इसको ऐड कर लो, ऐसे ही इन सभी को ऐड कर लो, यहां पर जो भी आएगा। तो क्या फिर उन सभी को ऐड करें तो क्या दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा या अलग आएगा, ये बात बताना मुझे। अगर मैं यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करूं, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका रिप्लाई करो मुझे। मैं इसको इधर से ऐड कर लेता हूं, तीनों को यहां पर, और फिर उन तीनों को ऐड करके यहां पर सॉल्यूशन लिखता हूं, और पहले ऐड करके बाद में सॉल्यूशन लिखता हूं। दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा, तो आप कहोगे दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर वाला जोड़ने के बजाय इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। दोनों तरफ से सेम आएगा तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 4 कितनी बार है, तो आप कहोगे सर 4 है 7 बार, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल जो थे ना वो 7 थे। तो 4 कितनी बार आएगा पता है, 4 4 4 7 बार। मुझे बताओ 10 भी कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे सर 10 भी 7 बार आएगा। बिल्कुल ठीक है। और एक बात आप लोग, कुछ बच्चे जिनको नहीं पता, कुछ बच्चों को तो पता है, कुछ बच्चे जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि 7 से लेकर अपने पास 13 तक की जो साइड अपने पास ऐड करनी है, 7 से लेकर 13 तक लगातार संख्याओं को अगर कभी भी ऐड करना तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म। अब ये याद करना है ये चीज, क्योंकि नंबर सिस्टम के तो ये समझ में नहीं आएगी। कुछ बच्चा सोचता है कि हर चीज समझ में आ जाए, ये बात समझ में नहीं आएगी। ये बात याद करनी है आपको कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इसका जोड़ने का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। बट्टे 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। जब भी डिफरेंस सेम हो तो जोड़ने का तरीका होता है a प्लस एल बाई टू, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई टू। ये जोड़ने का तरीका है जो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें भी मैं कुछ कर नहीं सकता। सभी जगह से मुझे बताइए क्या 7 कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल 7 कॉमन आ रहा है। तो यहां से बचेगा 4, यहां से बचेगा 10, और 20 में 2 का भाग दोगे तो 10, तो 24 गुना 7 सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा 168। हाँ और ना बताइए, ये 5 क्वेश्चन है, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या। पहला पॉइंट ध्यान से समझने की कोशिश करो, विक्रम बिल्कुल एवरेज में बताया था। पहला पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। पहला पॉइंट ये था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, बाह्य कोण अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, अपने पास दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, और चौथा पॉइंट, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। ऐसे करके आज की क्लास में मैंने 4 पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की, और उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर, ये तो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ले रहा था। 4 पॉइंट क्या आपको याद हुए हैं क्या, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री, बाह्य जो कोण होता है अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या। इससे 5 क्वेश्चन बनता है। कल जैसे ही मैं आप लोगों के लिए आऊंगा तो कल ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आ जाऊंगा, वापस से आते ही 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। अब आप लोगों को करना क्या है कि जाते ही किसी को, ये 4 ही पॉइंट तो पढ़ाए हैं मैंने, 15 मिनट में 4 पॉइंट आपको, या ये पॉइंट किसी को समझा देना, तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, हमेशा के लिए वो जो पॉइंट है वो आप लोगों को याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आप लोग यहाँ पर कुछ बच्चे जैसे कह रहे थे, एक दो बच्चे ने लिखा, तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं भाई। 15 मार्च से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। शाम का बैच होगा वो, याद रखना। सुबह मेरे पास टाइम है नहीं, सुबह तो यही टाइम मेरे पास रहता है। 15 मार्च से हम लोग एक प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए अनाउंस कर देंगे, कल शाम तक अनाउंस कर देंगे। तो आप लोग देख लेना, जो भी बच्चा प्रैक्टिस करना चाहे मेरे साथ साथ, तो आप लोग देख लेना। 15 मार्च को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। शाम का टाइमिंग रहेगा अपना, शाम का टाइमिंग हम लोग 6 से 7 रखेंगे, 6 to 7। ये जो टाइमिंग रहेगा प्रैक्टिस बैच के लिए, वो शाम का टाइमिंग रहेगा, 6 to 7 का टाइमिंग हम लोग रखेंगे। ठीक है।
तो पंकज, लव यू भाई। तो चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।